नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। अगर अभी तक आपने स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर सभी समाचारों के नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। 27 सितंबर को किसान संगठनों द्वारा बंद का आह्वान का जबरदस्त असर हम सब ने देखा है, जहां जिला फतेहाबाद सहित सभी आसपास के जिलों में ट्रेनें, हरियाणा रोडवेज की बसें, प्राइवेट बसें बंद रही। वहीं रोड भी लगभग प्रदेश में बंद ही रहे। बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। किसानों से ज्यादा इस क्षेत्र में दुकानदारों का समर्थन नजर आ रहा था। सुबह होते ही किसानों ने तय स्थानों पर मोर्चा संभाल लिया था। किसानों ने बैरिकेड्स लगाकर, ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी कर, बाइक्स खड़ी कर सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। यात्रियों को असुविधा हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जो समझदार थे उन्होंने आज यात्रा से परहेज किया। किसानों ने सरकार के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की, भाषण किए, यहाँ तक कि जहाँ कहीं भी उनको भाजपा नेताओं के होर्डिंग नजर आए वहां पर उन्होंने या तो कालिख पोत दी या उन होर्डिंग्स को फाड़ डाला। वहीं राहत की बात यह थी कि किसान संगठनों ने अस्पताल, मेडिकल की दुकानें और एम्बुलेंस को छूट दी हुई थी। जब कभी भी कहीं से एम्बुलेंस गुजरी तो किसानों ने उसके लिए रास्ता दे दिया और एम्बुलेंस को जाने दिया, ताकि कोई मरीज किसान संगठनों के आंदोलन की वजह से काल का ग्रास ना बने। ये किसानों ने मानवता का परिचय दिया। किसानों ने कई स्थानों पर रेलें रोक रखी थी और रेलों पर यात्री बैठे थे, लेकिन किसान संगठनों ने इन यात्रियों की परवाह की। उन्होंने यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की। वहीं सड़कों पर धरने पर बैठे किसानों के लिए भी संगठनों ने वही सड़क पर ही लंगर की व्यवस्था की थी। विपक्ष के सभी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, लायर्स एसोसिएशन है, वकीलों के संगठन सहित अनेक व्यापारिक संगठनों ने, अनाज मंडी के आड़ती एसोसिएशन ने, व्यापारिक मंडलों ने, सभी ने किसान संगठनों के आंदोलन का समर्थन किया है। शाम को 4 बजे यह आंदोलन बेनतीजा ही समाप्त हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दावा किया कि आज भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि इस भारत बंद के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा न्योता नहीं आया जिससे कहा जा सके कि बातचीत शुरू हो पाएगी। हम और आप सब इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ऐसी क्या वजह है कि सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। कांग्रेस के नेता व सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार को एमएसपी को कानून बना देना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस और लेफ्ट भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना पा रही? ऐसी क्या वजह है जिसमें सरकार को रोके हुए है कि वो एमएसपी को कानून नहीं बना सकती? Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. देखिए, अगर ये इतना आसान होता तो पिछली सरकारें ये कब का कर चुकी होती। एमएसपी को कानून ना बनने के पीछे हमें तो मुख्यतः 2 वजह नजर आती हैं। एक वजह स्थानीय है तो दूसरी वजह इंटरनेशनल है। भारत ने WTO में अपना पंजा फंसा रखा है और जिस वजह से वह एमएसपी को कानून बनाने से पीछे हट रहा है। सबसे पहले हम स्थानीय कारण पर चर्चा करते हैं
कि वो क्या स्थानीय कारण है जिस वजह से सरकार एमएसपी को कानून बनाने से पीछे हट रही है। असल में ये आंदोलन ज्यादातर पंजाब और हरियाणा और वेस्ट यूपी में ही नजर आ रहा है। यहां पर गेहूं और धान उगाने वाले किसान ज्यादा हैं जो एमएसपी को कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और सही मायनों में तो एमएसपी पर यहां पर ये दो फसलें ही मुख्य तौर पर खरीदी जाती हैं। और आप ये देखिए कि ये दोनों फसलें, गेहूं हो चाहे राइस हो, दोनों ही हमारे देश में बहुत सरप्लस हैं। डिमांड के मुकाबले इतनी सरप्लस है कि यदि पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेश गेहूं और चावल उगाना बंद कर दें तब भी हमारे देश में गेहूं और चावल सरप्लस हो जाएंगे, तब भी सरप्लस रहेंगे। तो ऐसे में यदि सरकार पूरे देश में गेहूं और चावल और बाकी फसलों पर एमएसपी लागू कर देती है तो जो यूपी और बिहार जैसे प्रदेश हैं जहां पर गेहूं और चावल पर इतना एमएसपी नहीं मिलता, लोगों को औने पौने दामों पर ही अपना चावल बेचना पड़ता है। यहां तक कि हरियाणा का जो राइस मिलर है वो भी यूपी बिहार से चावल खरीद के लाता है क्योंकि उसे वहां से सस्ता मिलता है। आप ये मानिए कि यदि एमएसपी पूरे देश में लागू हो जाता है तो जो यूपी बिहार और आसपास के और जो प्रदेश हैं जो बाकी फसलें भी बीजते हैं, सब्जियां बीजते हैं, गन्ना बीजते हैं और मक्का बीजते हैं, दालें बीजते हैं, उन्हें भी लगेगा कि ये सबसे अच्छी कैश क्रॉप है। सभी लोग इस गेहूं और चावल की तरफ मुड़ जाएंगे। एक तो इसमें पानी तो वेस्ट होगा ही होगा। सरकार को लगता है कि अगर इतना सारा चावल हो जाएगा तो फिर उसे खरीदेगा कौन, सरकार उसे रखेगी कहां। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के सीटी स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। एक बात और भी मानिए कि अगर राइस पूरे देश में महंगा हो जाएगा तो जो अब राइस मिलर है जो यूपी बिहार से सस्ता चावल खरीद के लाता है और वो एक्सपोर्ट करता है तो उसे एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ेगा। मान लीजिए पाकिस्तान वाला गल्फ कंट्री में वही चावल 30 रुपए किलो बेच रहा है और हमारे को वो 40 रुपए किलो पड़ रहा है हमारे एक्सपोर्टर को, तो हमारा चावल एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। ऐसे में फिर हमारे पास सरप्लस चावल का एक संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार जो है एमएसपी पर गेहूं और चावल पूरे देश में खरीदने से बच रही है। और दूसरा कारण जो हमें समझ आता है वो है इंटरनेशनल ट्रीटी। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम को याद करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन सामने आए जिसमें खास करके यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ एक संगठन और भी आया था जिसे गैट कहते हैं। गैट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। यह संगठन इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी देश का व्यापार पर एकाधिकार ना हो सके। इससे पहले जो हालात थे वो जो बड़े देश थे, जो विकसित देश थे, वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल बहुत ही औने पौने दामों में बिल्कुल मामूली रेट देकर खरीद लेते थे, फिर उसको प्रोड्यूस करते थे, कोई प्रोडक्ट बनाते थे और वो हमारे यहाँ ही आकर महंगे दामों पर बेच देते थे। हमारा माल हमें ही चेप जाते थे बहुत महंगे दामों पर, जिससे वो लोग अमीर होते जा रहे थे और जो अंडर डेवलप कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। इसलिए ये गैट आया जिसका उद्देश्य यह था कि व्यापार पर किसी का एकाधिकार ना हो। गैट में ये तय हुआ कि जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं या अंडर डेवलप कंट्री हैं, वो जिस चीज के ऊपर डिपेंड हैं, जिस कृषि उपज पर डिपेंड हैं, उन्हें वो फसल बीजने दी जाए और जो विकसित देश हैं वो उनसे वो फसल खरीदें और वो विकसित देश खुद उस फसल का प्रोड्यूस ना करें ताकि इन गरीब देशों की डेवलपमेंट हो सके। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है, USA है, वो कपड़ा बनाता है लेकिन उस पर ये एक बंदिश लगा दी गई कि आप कपड़ा तो बना सकते हैं लेकिन आप कॉटन नहीं उगाएंगे।
अगर आप कॉटन भी खुद उगाएंगे और कपड़ा भी खुद बनाएंगे तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें विकास कैसे होगा। इसलिए तय हुआ कि जो कॉटन है वो तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, ये लोग कॉटन उगाएंगे और अमेरिका जैसे विकसित देश कॉटन को खरीदेंगे और अपने देशों में वो लोग कॉटन नहीं उगाएंगे। कुंदन लाल ठेकेदार का नया शोरूम आपके शहर फतेहाबाद में। कुंदन सैनिटेशन, द कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन, थाना रोड फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग्स, वॉल एंड फ्लोर टाइल्स का संपूर्ण समाधान। हमारे यहाँ इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनीज जैसे जैक्वार, कैलस्टोन, एसएस, बाथसेंस, एप्रोयाल, ग्रो, सिम्पोलो आदि की सैनिटरी फिटिंग्स अवेलेबल हैं और एओ स्मिथ एंड ब्लो हॉट के वाटर हीटर भी उपलब्ध हैं और यहाँ पर कुंदन मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप, प्रेशर पंप भी उपलब्ध हैं। कुंदन सैनिटेशन, थाना रोड फतेहाबाद। और ये भी तय हुआ कि ये देश, विकसित देश जो है, कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे ताकि विकासशील देशों को उनके सही भाव मिल सके और उनकी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन यहां गैट में एक शर्त रखी गई थी कि भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको अनलिमिटेड टाइम के लिए छूट नहीं दी जाएगी, उनको कुछ समय तक छूट दी जाएगी, एक मोहलत दी जाएगी कि इस टाइम तक उनको डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा, उसके बाद वो डेवलप कंट्री की तरह हो जाएंगे, उन्हें इन सभी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। 1995 में गैट का नाम बदलकर WTO हो गया। W यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जब WTO आया तब एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में। डेवलप कंट्री ये आरोप लगा रहे थे कि जो इंडिया जैसे देश हैं वो हमें मूर्ख बना रहे हैं। इन लोगों ने कहा था कि हम लोग अपना सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, कृषि की वस्तुएं प्रोड्यूस करेंगे और उन्हें हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया जैसे देश क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है और फैक्ट्रियां भी हैं, ये अपना सस्ता माल बनाते हैं और वहां पे प्रोडक्शन भी करते हैं। जो विकसित देश थे उन्होंने इंडिया जैसे देशों पर एलिगेशन लगाया कि ये देश अनएथिकल प्रयास कर रहे हैं, अपने यहाँ पर जो खेती है उसको डेवलप करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अनैतिक नियमों को यूज करते हैं, अनैतिक मेथड उपयोग में ला रहे हैं ताकि उनके यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ सके और ज्यादा प्रोडक्शन होने पर वो सस्ता माल इंटरनेशनल मार्केट में फेंक सकें। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता माल होगा तो जो विकसित देश हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, जो वो चीज वो बनाते हैं, मान लीजिए कॉटन से वो कपड़ा बना रहे हैं तो उनका कपड़ा महंगे दामों पर बाजार में बिकेगा ही नहीं। अब जिस तरह से चाइना ने हमारे साथ किया है, चाइना ने क्या किया कि अपने यहाँ पर जो उनकी इलेक्ट्रिकल जो फैक्ट्रीज हैं उनको भारी सब्सिडी दे दी और बिजली सस्ती दे दी और भी बहुत सारे उनको छूटें दे दी। उसका हुआ क्या कि वो चाइना अपने सस्ते प्रोडक्ट्स उन्होंने इंडिया में फेंक दिए। नतीजा ये निकला कि इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट डेवलप नहीं हो पाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई फैक्ट्रीज, कोई इंडस्ट्री नहीं लग पाई। चाइना ने हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। इसी तरह से हमारे पर आरोप लगा कि इंडिया और इंडोनेशिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपने किसानों को सब्सिडीज दे रहे हैं और भी कई तरह की रियायतें दे रहे हैं जिससे उनके वहां पे प्रोडक्शन बढ़ता है और वो एक्सपोर्ट में भी छूट देते हैं। जिससे होता क्या है कि उनका माल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते दामों पर आ जाता है और जो अलग विकसित देश हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनका कोई माल खरीदता ही नहीं है। अंडर डेवलप कंट्री से भी डेवलपिंग कंट्री का माल सस्ता होता है, इसलिए अंडर डेवलप कंट्री तो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस सारे विवाद के बाद मेक्सिको में एक बैठक होती है जिसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और भारत ने इस एग्रीमेंट पर साइन करके अपने आप को, अपने पंजे को इस एग्रीमेंट में फंसा लिया। इस एग्रीमेंट में भारत को शर्तों के साथ बांध दिया गया कि अगर आपको अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के लाभ लेने हैं तो आपको हमारी इन शर्तों को मानना पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए शर्त रखी गई कि वो अगर एनवायरमेंटल
कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई सब्सिडी देते हैं तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंटल कृषि क्या है कि मान लीजिए कि आपने पेड़ लगाने हैं या आपने वन क्षेत्र बढ़ाना है, आपने 10 लाख पेड़ लगाने हैं, आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में ये एरिया खाली है, यहाँ पर 10 लाख पेड़ लगा देते हैं, तो आप जितनी चाहे मर्जी सब्सिडी दीजिए किसानों को, अपना वन क्षेत्र बढ़ाइए, इससे डेवलप्ड कंट्रीज को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक छूट और दे दी गई हमारे विकासशील देशों को कि वो कोई अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, कोई आपने हैरो है, कल्टीवेटर है या कोई बीजने की मशीन है, उस पे किसानों को सब्सिडी देनी है तो वो दे सकते हैं, सीड पर सब्सिडी देनी है वो दे सकते हैं। लेकिन आप किसानों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई सब्सिडी नहीं देंगे, जिसमें क्या क्या है, आप खाद पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे, कोई यूरिया डीएपी पर सब्सिडी नहीं देंगे और कोई एमएसपी नहीं देंगे। यहां पेच फंसा हुआ है। जो WTO है, जिसमें हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, जिसमें ये शर्त रख दी गई है कि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, जिसपे भारत ने साइन किए हैं कि अगर वो किसानों को एमएसपी लीगली देता है तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप कंट्री में आ जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि तय हुआ कि भारत, इंडोनेशिया जितने डेवलपिंग कंट्री हैं, ये किसानों को अपनी फसल पर एमएसपी नहीं देंगे। अगर वो एमएसपी देंगे तो किसान एमएसपी का फायदा लेकर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अनएथिकल मेथड है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बाजार में सस्ते दामों से वो चीज आएगी, अगर सस्ते दामों से चीज आएगी तो डेवलप कंट्री का प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है, उससे कॉटन से मान लीजिए जो कपड़ा है, वो महंगे दामों पर बेच नहीं सकेंगे, बाकी लोग उसको सस्ते दामों पे बाजार में उतार देंगे। तो फिर डेवलप कंट्री कहते हैं फिर हम क्यों ना उगा लें, अगर आपने ऐसा करना है फिर हमारे पर उगाने पर क्यों प्रतिबंध लगा रखा है। अब इस एग्रीमेंट के बाद भारत सहित देशों को कहा गया है कि या तो आप अपने आप को डेवलप कंट्री मान लीजिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो एमएसपी और ये सब्सिडी सारी बंद कीजिए। अब आप सोचते हो कि अब भारत क्या करे। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है जो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को तो लीगली किया जाए, इस पे तो संविधान में इसको शामिल किया जाए, कानून बनाया जाए, एमएसपी बाध्यकारी किया जाए, और दूसरी तरफ सरकार फंसी हुई है इंटरनेशनल ट्रीटी में। इसलिए सरकार ने जो एक संगठन है, आपको ध्यान होगा G33, ये नाम से 33 है लेकिन इसमें 47 देश हैं जो अल्प विकसित हैं, अंडर डेवलप हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं। भारत सरकार ने एक पहल की है, इंडोनेशिया में एक मीटिंग हुई है जिसमें इन सभी कंट्रीज ने मिलकर तय किया है कि अब जो आने वाली WTO की बैठक है उसमें हम सब मिलकर ये आवाज उठाएंगे कि हमारे को एमएसपी देने से ना रोका जाए। बैठक में तय हुआ है कि विकसित देशों को कहा जाएगा कि हमारे देशों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं बन रही है, किसान अगर हम नहीं एमएसपी देंगे तो किसान हमारे को उखाड़ देंगे, हमारे देश में हालात खराब हो सकते हैं। ये सभी बातें इस बार WTO के जो अगले महीने शायद बैठक होने जा रही है उसमें G33 के देश इसमें ये सारा मुद्दा उठाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि विकसित देश जो हैं, डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका और कनाडा जैसे देश इस बात को मानेंगे। कनाडा तो भारत पर पहले से ही तंज कस रहा है, उसने तो इंटरनेशनल अभी जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा था उसमें उसने कहा कि भारत
तय करे कि उसने एमएसपी देना है या नहीं देना है। कनाडा को पता है कि भारत यदि एमएसपी नहीं देगा तो किसान उसे नहीं छोड़ेंगे, अगर एमएसपी देगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भारत दो पाटों में फंस गया है। ये तय मानिए कि विकसित देश G33 की बात को मानने वाले नहीं हैं, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारे देश में किसान आंदोलन का क्या स्वरूप होगा यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।